चलिए जी, हेलो वेलकीज एंड हेलो वेरीज करेंगे हम लोग। और इसके पहले हम लोग इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके इंडेक्स क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बस समझाता जाऊँगा। तो नॉमेनक्लेचर में यूजुअली नहीं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल वाले हैं, वही वाले न्यूमेरिकल्स जो है वही वाले जो हैं हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है इसका नाम लिखा जाएगा। 2-chloro-3-methyl पेंटेन। मैं इंडेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, अब देखो जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखोगे ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी पेरेंट चेन लिखनी है। पेरेंट चेन कौन सी होगी? पेंटेन वाली। और जब भी आप नाम लिखोगे ना, कभी भी बीच से शुरू नहीं करनी है पेरेंट चेन, एंड टू एंड जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगाओ। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना चाहिए? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, वहां से नंबरिंग शुरू होगी। अदरवाइज अगर अल्कोहल लगा है, ठीक है, या अपना अमाइंस लगा है, कीटोन्स लगे हैं, तो वो क्या करेंगे? नहीं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो वहां से चेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दैट इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, CN। ठीक है, साइनाइड हो गया, वो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, वहां से वो चेन शुरू होगी। अदरवाइज उस कार्बन को यूज करना है, उसे नंबर देना है। अदरवाइज कोई भी होगा फंक्शनल ग्रुप, तो उसे लोएस्ट लोकेंट रूल पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे उसने क्या बोला? क्लोरो, क्लोरो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन, एक कार्बन, 2 3 4 5 मैंने पेंटेन सबसे पहले पेरेंट चेन लिखा। 2 पोजीशन पे मैंने क्लोरो लगा दिया, 3 पे क्या लगा दिया हमने? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बाकी के हमने क्या करना है? हाइड्रोजन पूरे कर देना। तो ये हो गया। इस तरीके से नाम लिखना है। जब भी आप नाम लिखोगे किसी भी कंपाउंड का, तो आपको करना क्या है? पहले पेरेंट चेन लिखनी है, पहले पेरेंट चेन बनानी है, उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी। एक फिफ्थ पार्ट है, देखो थोड़ा सा टिपिकल है। 1-bromo-4-sec-butyl-2-methyl बेंजीन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसका। 1-bromo, बता दो यार क्या है? 4-sec-butyl 2-methyl benzene। 2-methyl बेंजीन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब इसमें पेरेंट चेन कौन सी है? बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक बेंजीन रिंग सबसे पहले बेंजीन बना दिया। 1 पोजीशन पे क्या लगा? ब्रोमो लगा है। 4 पे क्या लगा? सेक ब्यूटाइल लगा। 2 पे क्या लगा? मिथाइल लगा। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है भाई बहनों? सेकेंडरी कार्बन। बिल्कुल, होता क्या है, कैसे दिखता है ये? व्हाट इज सेक ब्यूटाइल? देखो आपने पढ़ा होगा, आइसो पढ़ा था, सेकेंडरी पढ़ा था, टर्शरी पढ़ा था और नियो पढ़ा था। क्लियर है? कौन चीज क्या होती है? कब सेक कब लगेगा, कब आइसो लगेगा, कब नियो लगेगा, कब टर्शरी लगेगा, वो चीजें क्लियर है सभी को? वो छोटा सा एक बता दूंगा। अभी सेक ब्यूटाइल में देखो क्या होएगा। अभी हमने यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 3 कार्बन लिए हमने, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एक 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा के और एक X लगाता हूँ। हेलो एल्केन्स की बात करें, X लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 CH2, लेट्स से X की जगह मैंने Br लगा दिया। अब ये क्या हो गया? लॉन्ग पेरेंट चेन, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। अब ये वाले में क्या होगा? ये N क्या हो जाएगा? ये पाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम है। एल्काइल हैलाइड लिखते हैं, हेलो एल्केन्स के हम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। अब ये N क्यों लगा? क्योंकि ये सीधी चेन थी और टर्मिनल पे जाके हमारा ग्रुप लग गया, तो इसलिए हमने N ले लिया। अब 2 डिग्री कार्बन था, 2 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया और ब्रोमीन ऐड कर दिया। क्लियर है? अभी इस केस में क्या होगा? अब भाई ने जैसे बोला था विनीत ने, यहाँ पे हमने क्या किया? सेकेंडरी कार्बन पे क्या लगा दिया भाइयों? ब्रोमीन। क्या ये सेक ब्यूटाइल हुआ? नहीं। ये क्या हुआ? अब देखो दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ क्या है? मिथाइल ग्रुप है। जब मिथाइल होता है तो हम क्या लगाते हैं? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? हाँ, तब तो आइसो बना। देखो अगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लगेगा। अब एक और इसका भाई ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री सभी को क्लियर होंगे ऑफली। 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, इसलिए 1 2। ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया? इसके अंदर भी 2 टाइप के कार्बन है। एक 1 डिग्री कार्बन हटा के वहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा दिया लेट से, तो क्या लगेगा? CH3 CH2 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 Cl। अब ये क्या हो गया? नॉर्मल वाला N वाला N-ब्यूटाइल क्लोराइड। भाई ये Cl यहाँ पे भी लगा सकते थे, एक ही बात रहेगी। अब यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटा दिया और X ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, तो इट विल बी CH3 CH
Cl CH2 CH3। क्लियर हुआ? अभी हमारे क्वेश्चन में क्या था? 4 6 ब्यूटाइल। भाई ने बोला था सेकेंडरी के बारे में, तो ये सेकेंडरी हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4। तो क्या होएगा? ये नहीं, 2 पोजीशन लिखने की जरूरत है, कॉमन नेम में पोजीशन नहीं आएगा। ये क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। भाई ध्यान दो, कॉमन नेम, ये तो हेलो एल्केन इसका क्या है? आईयूपीएसी नेम। और एल्काइल हैलाइड जो है वो इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ठीक है जी, तो ये हो गया 4 सेक ब्यूटाइल। क्लियर है? समझ आ गई जी? किसी को कोई कंफ्यूजन है? 4 सेक ब्यूटाइल। तो मेरे को यहाँ पे ये सेक ब्यूटाइल लगाना था, तो मैं यहाँ पे CH लगा देता हूँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। समझ आ गया? तो ये हो गया 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है? अब इसी तरह टर्शियरी भी बना लेते हैं। अब सपोज कर लो भैया यहाँ पे CH3 CH CH3 CH3 हो गया। ऐसा भी हो सकता था, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब इसमें भी 2 टाइप के कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया और ब्रोमीन लगा दिया, क्या बन जाएगा? N है? प्राइमरी पे क्या? हाँ नाम बताओ ना इसका। तो इट विल बी लाइक CH3 CH CH3 CH2 Br। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटा के प्लस Br कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 Br। अब इसका नाम क्या हुआ? N इसका नाम होएगा आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अब देखो जब कॉमन नेम करेंगे तो उसमें हमें पेरेंट चेन में कितने हैं? नहीं भैया, सारे के सारे कार्बन गिनने हैं। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4। तो आइसो टोटल कार्बन 4 ब्यूटाइल, और ये कितने हो गए? ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब आइसो 2 जगह पे आया। आइसो कब कब आया? जब इधर और इधर क्या थे? मिथाइल ग्रुप थे। दूसरा आइसो मैंने लगाया, दूसरा आइसो कब लगा? लेट्स सपोज आपकी क्वेश्चन का एक और है मेरे पास, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी आइसो है। अब ध्यान देना, ठीक है? आइसो 2 जगह लगेगा। एक जगह तो आप लोगों को क्लियर है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। एक आइसो कब लगेगा? जब हमारा लॉन्ग चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा। पेरेंट चेन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, लिख लीजिए, काम आता है। ठीक है? अब ये वाला आइसो हो गया, क्योंकि देखो ये पेरेंट चेन थी, इसके सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या लग गया भैया? हमारा मिथाइल ग्रुप लग गया। तो दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? अब तीसरा है, ये 3 डिग्री पे। अब ये तो 3 डिग्री पे लगा, तो ये क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है भाई बहनों, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? पेरेंट चेन की सेकंड लास्ट कार्बन पे एक साइड मिथाइल लगाओ। यस। समझ आ गई जी? ऐसे से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। ठीक है? इस टाइप की क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो यार, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? बाकी तो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा। ठीक, किसी को फिर भी डाउट रहेगा तो भाई पूछ सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। हो जाएगा सिंपल। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है? अमंग द आइसोमेरिक alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination is। अब जो ये photochemical chlorination होता है, ये कौन से वाले प्रोसेस से होता है? सनलाइट में होता है। गुड, क्लोरीन की प्रेजेंस में। गुड। और ये कौन से मैकेनिज्म से होता है? H हटा के और Cl लगाते हैं। अरे मैकेनिज्म से जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ठीक है? इट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। गुड, ठीक है जी, चले जी आगे। अब उसने बोला C5H12 है भाइयों बहनों, C5H12, और वो बोलता है कि एक मोनोक्लोराइड बनना चाहिए, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनने चाहिए और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। C5H12 उसने एक फॉर्मूला दिया हमें, उसमें वो बोलता है कि उसके आइसोमर्स का मतलब समझ आएगी
वे आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? अब उसमें एक आइसोमर से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। आप कहीं पे भी लगाओ क्लोरीन, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। फिर एक और आइसोमर बनाया जिसमें उसने 3 बनाए, और एक और आइसोमर बनाया जिसमें 4 मोनोक्लोराइड बने। समझ आया? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, C5H12 एल्केन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम की एक चीज होती है, कभी किसी और दिन बताऊंगा आपको। वो बताती है कि भैया कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो C5H12 है, इसके अंदर एल्केन है, इसका DU 0 आता है, तो इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ना कोई रिंग रहेगा। वो आप सिंपल से बना देते हैं। आपने तो किया है लास्ट ईयर, मैंने कराया सिंह साहब आपको, जो लास्ट ईयर वाले हैं उन्होंने करा। चलिए करिए जरा। अब C5H12 के आइसोमर्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, एक आइसोमर ये बनेगा, 1 2 3 4 5 ये आइसोमर बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। अब इसमें क्लोरीन कहाँ पे लग सकता है? देखो यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे लगा दूं तो 2 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे लगा दूं तो 3 क्लोरो पेंटेन। यहाँ पे लगा दूं तो पता 3 ही आइसोमर बन रहे हैं। अब 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट, तो इसमें हमारा कौन से वाला सेकंड पार्ट हो गया, समझ आ गया? अब आ जाते हैं इस पे। यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे क्लोरीन लगा के और यहाँ पे एक लगाता हूँ, देखो यहाँ से पेरेंट चेन 4 की, यहाँ से चलेंगे तो भी पेरेंट चेन 4 की, दोनों सेम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। गुड, समझ आ गया? अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है जी? अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे क्या नाम आएगा उसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे लगा दूंगा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल। हो गई क्वेश्चन, हाँ जी सर। 4 वाला हो गया अब पार्ट। क्लियर है? अब देखो ये सारी इक्विवेलेंट है, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। कहीं पे भी लगा तो बीच वाले कार्बन पे तो जगह ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया भाई? कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक नीड ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा। आप लोगों ने कभी रोटी बनाई है, चपाती ट्राई किया है, गोल बनी थी? पहली बार मेरी और मम्मी जब रोज बनाती है तो वो गोल ही बन रही है ना? कभी सिस्टर बनाए तो शायद उतनी बेटर नहीं होती, बट आप लोगों से बेटर होती है ना? बड़ी सिस्टर छोटी है ना? क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा स्मूथ होती चली जाएगी। क्लियर है? सर लास्ट वाले का नाम नियो पेंटेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कॉमन नेम। फिर क्लोरीनेशन नियो के पहले लगेगा या बाद में लगेगा, मतलब क्लोराइड? क्लोराइड बाद में लगेगा। मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, एल्काइल हेलाइड। हेलाइड हमेशा बाद में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। समझे? कॉमन नेम में हमेशा एल्काइल हेलाइड का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मोनो का मतलब मोनो मींस 1, एक हेलाइड, एक हैलोजन लगाना। यस, मोनोक्लोरो, मोनो मींस 1, क्लोरो एक ही क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है जी? ओके, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर हमने कुछ रिएक्शंस करनी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो प्रोडक्ट, मोनो हेलो प्रोडक्ट। मोनो हेलो मींस एक ही हैलोजन लगने वाला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है जी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ पुरानी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी कोशिश करूंगा कि कवर अप कर दूं, तो कौन कौन सी जो प्रिपरेशंस हैं हमारी यहाँ पे। अभी इस टॉपिक से पहले आपने सिर्फ वो किया था, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। अभी सबसे पहले है ROH। इसका अगर मैं किस किस के साथ रिएक्शन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ZnCl2 प्लस HCl। क्या बोलते हैं इसे, कौन सा रिएजेंट होता है भाई? ल्यूकास रिएजेंट होता था। तो क्या काम करता था ये, RCl बन जाएगा। और ये ल्यूकास रिएजेंट करता क्या था, केटल इसी तरह काम करता है। गुड। और इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, क्लीवेज करता है उसकी और बिल्कुल सही।
और क्या करता था? बोलो भाई। डिस्टिंक्शन में भी ये काम करता है यार, ये किस चीज़ की डिस्टिंक्शन में काम करता है? डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हेलिक्स। ऐसा कुछ किया था हमने? इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें वो टर्बिडिटी देता था। ओके तो ये ZnCl2 देखो भाई ध्यान दीजिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 था और HCl गैस यहाँ पे यूज करते हैं और वो हमें रिएक्शन में हेल्प करता है। अब ध्यान दीजिएगा ये हमें हेल्प कर देगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंक्शन करने के लिए। अब कैसे डिस्टिंक्शन होएगा? प्राइमरी जो है, प्राइमरी एल्कोहल, इसमें रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे तो इनकी रिएक्टिविटी में क्या लिखा था? 3 डिग्री सबसे पहले रिएक्ट करती है, फिर 2 डिग्री करती है, फिर 1 डिग्री करती है। क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूशन में अभी यहाँ पे क्या हुआ? 1 डिग्री को हमें अगर कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड में, ध्यान दीजिएगा डिस्टिंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को। ग्लूकोज रिएजेंट है हमारा और ये क्या करता है? टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी क्या होती है? व्हाइट कलर का क्लाउडीनेस होता है। कभी आपने पानी के अंदर मिस टाइप कह सकते हो, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, पानी के अंदर आपने कभी डिटोल डाला, वो एकदम से क्लाउडी हो जाता है, एक बार पूरा व्हाइट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे होएगा, क्लाउडीनेस आएगी। अब 3 डिग्री जो है जैसे ही आपने मिक्स किया, क्लाउडीनेस साथ के साथ, क्योंकि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले रिएक्टिव कौन था? 3 डिग्री। और वहां पे जैसे ही आपने किया ऑन मिक्सिंग, उसने क्या किया? टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर दी। सेकेंडरी में क्या होएगा? आफ्टर सम टाइम 5 to 10 मिनट्स वो टर्बिडिटी दे देगा। 1 डिग्री में क्या होगा? ऑन हीटिंग, जब आप हीट करोगे तब वो टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी, व्हाइट क्लाउडीनेस। ठीक है, ये टेस्ट हो गया, हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर हो गया? एक और आपने किया था, ROH हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपने PCl3 के साथ रिएक्शन किया था, तो क्या प्रोडक्ट बना? RCl बना था। और क्या बना था यहाँ पे? HCl2 ले लिया, हाँ, PCl2OH, बताओ भाइयों क्या प्रोडक्ट बना था? HCl प्लस वो PCl5 के साथ बनता है, POCl2 नहीं बनेगा, POCl3 बनता है। जल्दी जल्दी देखो भाइयों, उतना स्लो काम मत करो। जब आपने PCl3 के साथ या PB3 के साथ काम किया या PI3 के साथ काम किया, तो क्या प्रोडक्ट बना भाइयों? ओके, एक चीज समझिएगा, देखो आपको सिंपल सी तरीका बता रहा हूँ कैसे ये आएगा। अपनी इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पे चीजें आती हैं। PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो ये +3 का ही कंपाउंड बनाएगा, विच इज H3PO3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने PCl5 के साथ किया, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो ये +5 का कंपाउंड बना के देगा, RCl बना के देगा, और साथ में क्या बनेगा? POCl3 + HCl। ऐसे ही आपने क्या किया? ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 + HCl लिया था, तो ये RCl बना के देगा। ऐसे ही अगर आपने सोडियम ब्रोमाइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बना के देगा? RBr। अब ये क्यों बना? H2SO4 की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, अगर H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने KMNO4 पढ़ा था, K2Cr2O7 पढ़ा था, उसी जैसा एक भाई है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब उसका किसी भी हम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मोर वॉलेटाइल सॉल्ट बना के देता है। क्या बना के देता है? मोर वॉलेटाइल सॉल्ट। तो जब ये इसका रिएक्शन होएगा तो ये क्या बना के देगा? HBr हालांकि क्या है? हमारा एक अनस्टेबल एसिड। ठीक है, इसके बाद हमने फास्फोरस का, रेड फास्फोरस के साथ I2 का रिएक्शन कर दिया, Ri बन गया था। एक मैंने छोड़ दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना? दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स। Why hydrogen chloride is preferred over other methods? Question आएगा पेपर में, टेस्ट में मिल सकता है। Why hydrogen chloride is preferred over other methods to prepare alkyl halides? Because इसमें हमें very pure alkyl halide मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये जो SO2 है ये एस्केपेबल गैसेज है, HCl क्या है? एस्केपेबल गैसेज है। इसी में ही है शायद ये क्वेश्चन आएगा। व्हाई इथाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। भाई ये लिख लीजिए, शायद कहाँ आ जाए। अब देखो यहाँ पे एक जो है मेथड हमने इस क्वेश्चन में से छोड़ दिया, जो इस बुक में नहीं दिया हुआ, NBS वाला, एन ब्रोमोसक्टिनामाइड वाला, पर उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया उसने। सेकंड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। थायनिल क्लोराइड, ये आपकी बुक में सबसे पहले पढ़ो, देखो जरा जहाँ पे आपने प्रिपरेशंस को लिए हैं, सबसे ऊपर जाके देखो क्वेश्चन में जहाँ पे प्रिपरेशंस है, द हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ द इज प्रेस्ड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, थर्ड लाइन में दिया है थायनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म अलोंग विद गैसियस SO2 एंड HCl। देखिए ये मेथड देखो, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। NCERT आपने बोला ना, NCERT पेपर इसी से आएगा, तो आपको एक वर्ड का, एक लाइन का वर्ड तो बताओ क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, वही नहीं पता तो क्या होगा। ZnCl2 जो ल्यूकासीलेंट है उसको लिख लीजिएगा कहाँ पे यूज हो रहा है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, ऐसा बना लीजिएगा जल्दी लिख। चलिए जी, अब ये क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे इन्हीं चीजों को यूज करके जो क्वेश्चंस हमें गिवन है, एक मैंने आपको बोला था कि एक रिएजेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दैट इज द NBS, एन ब्रोमोसक्टिनामाइड, ठीक है, और वो क्या करता है हमारा एलाइलिक, लिख लीजिए NBS, एन ब्रोमोसक्टिनामाइड, या तो वो डायरेक्टली NBS लिखा होगा या यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो NCERT बुक में नहीं दिया हुआ बट क्वेश्चन दे दिया उसका। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, अभी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने ये लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल था, इसका हमने SOCl2 के साथ किया, थायोनिल क्लोराइड के साथ झट से रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये साइक्लो, यहाँ पे Cl लग गया, पहला वाला क्लियर है। अब सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे उसने क्या बनाया भैया, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ पे CH2 CH3 और ये NO2 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक, लिख लीजिए एलाइलिक, ये लिख के नीचे लिख लीजिए एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक क्या था, हाँ डबल बॉन्ड के साथ CH3 उसके साथ हेलोजन, CH2 पे, है ना। देखो एलाइलिक में क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है, आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर जब शुरू किया होगा। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, इन विच ये जो हेलोजन था दिस इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर है जी। दिस इज एलाइलिक हैलाइड in which the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, clear है। अब ये वाली एलाइलिक हेलोजिनेशन कब होएगी, एलाइलिक हेलोजिनेशन कब होएगी, अभी आप लोगों ने सनलाइट वाला किया था, क्लोरोक्लोरिनेशन किया था, समझ आया। अब जो हम एलाइलिक हेलोजिनेशन करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो NBS हमने डाल दिया, एन ब्रोमोसक्टिनामाइड, ये एक रिएजेंट है, डायरेक्टली रिएक्शन के ऊपर लिखा होगा NBS, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा है हमें, एलाइलिक हेलोजिनेशन कर रहे हैं। इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट आ सकता है, नहीं आएगा, डाइज़ोनियम सॉल्ट के लिए N2Cl चाहिए, आएंगे हम क्वेश्चंस पे आएंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट के लिए, ठीक है, जब कन्वर्जन्स करेंगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट के लिए करेंगे। NBS आ गया। अब दूसरी चीज हम लोग एक और चीज डालेंगे, देखो हेलोजिनेशन के लिए, क्लोरिनेशन के लिए मेरे को क्या करना था, मेरे को सनलाइट चाहिए थी, यूवी रेज चाहिए थी, बट एट नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। क्लोरिनेशन करने के लिए हमने जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया था तो उसमें हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ सनलाइट चाहिए थी और वो रिएक्शन हो गया। अगर उस केस में मैं टेम्परेचर राइज कर देता हूँ, उसे हेलोजन डाल के टेम्परेचर भी राइज कर देता हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, X2 प्लस यूवी रेज, या हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर, तो उस केस में भी हमारी एलाइलिक हेलोजिनेशन हो जाएगी, क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट में देखिए जरा, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें उसने क्या किया, Br2 हीट कर दिया या क्या कर दिया, यूवी रेज डाल दी, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था हमारा, एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक, इसके अंदर एलाइलिक कहां पे हो रहा होगा, ये तो सारे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, तो रिंग वाले के ऊपर यहां पे हमारा क्या लग जाएगा, ब्रोमीन हेलोजन, क्लियर हुआ।
बस सिर्फ ध्यान रखना है यार, रिएजेंट का ध्यान रखना है, रिएजेंट और कंडीशंस खत्म। तो यहाँ पे भैया हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH(Br)CH3 और यहाँ पे NO2। ये देखो हैलोजन जो है दैट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेंजाइल हैलाइड, जिसको हम लोग बोलते थे बेंजाइल हैलाइड। इसके भी बेंजाइल, बेंजल, बेंजो होता था, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्या होगा? मेजर चेन क्या होगी? बेंजीन। ये इथाइल है, ये नाइट्रो है, तो पहले प्रेफरेंस किसे देंगे? दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इससे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 पे, अब देखो पेरेंट चेन पे लगा है 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। सर एक में हम सब्स्टिट्यूएंट को भी तो लिखते थे ना, पेरेंट चेन फिनोल हो जाता था, फिर वो बेंजीन। तो इसमें क्यों नहीं लिखते? यहाँ पे कोल नहीं है ना, OH फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, NO2 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। फिनोल देखो फंक्शनल ग्रुप पता है क्या होता है? अभी सपोज करो आप लोग पेरेंट चेन हो, मैं एक फंक्शनल ग्रुप हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, योगेश सर आ जाते हैं, नरेंद्र सर आ जाते हैं, या है ना कोई भी सर, अजय सर आ जाते हैं, संजना मैम आती है, तो उसमें क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाएगी। हमारी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, योगेश सर आते हैं तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब वो सारी पूरी क्लास की या उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? फंक्शनल ग्रुप पे, समझे? एलाइलिक क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने हमें क्या दिया है? वो तो सिंपल सा है। अपन बस यही याद रखते हैं एनपीएस दे रखे होगा या फिर अपन उसे देखो देख के हाँ 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 हाँ, उनका जो एनपीएस दे रखे हैं या हाँ। ना किसी एनपीएस द्वारा बोले N ब्रोमो सेकंड वन। मतलब सर इरेज लाइज ना ब्रोमीन और फिर बात इसका स्ट्रक्चर भी आई गेस ऐसा होता है CH2 CH2 NH NH यहाँ पे N के साथ Br होता है, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। मैं गूगल कर लो एक बार जरा, ठीक है? एग्जैक्टली मतलब सर ना दोनों कुछ भी दे रखे होंगे वो तो फिर आई वो तो ब्रोमीन लग गया यस यस यस। नहीं एनपीएस का पहला ब्रोमीन लग गया NPS सिर्फ वो ही देगा। जिन एक्सप्लोरर के साथ तो बोल रहा है N के साथ भी है। हाँ हाँ, रिंगी बनेगी, मैंने तो रिंगी बनाने की तरफ है क्या? ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS। ठीक है जी। सर ये अपने कुछ सेकंड नंबर रिएक्शन था इसका नाम था अलाइनिंग हैलोजिनेशन हाँ, एलाइलिक हैलोजिनेशन, और वो दो ये रिएजेंट है जो एलाइलिक हैलोजिनेशन कराएंगे। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट देखिए भाइयों बहनों, थर्ड पार्ट, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे बेंजीन रिंग गिवन है और CH2OH गिवन है और यहाँ पे OH गिवन है। इसका इन्होंने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? HCl के साथ, और उसे कर दिया हीट। अब भाइयों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है? OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप लगा है। अब HCl के साथ हमने रिएक्शन किया था तो वो क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, OH की क्या पे लग जा क्या लग जा रहा था? Cl लग जा रहा था। अब इस केस में यहाँ पे तो Cl लगेगा, बट इस केस में Cl नहीं लगेगा। अब ये Cl क्यों नहीं लगा? जोर से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमने पढ़ा था, इस पूरी जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे लिखा गया था कि फिनोल्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके 4 रीजंस आपने पढ़े थे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसे हमने रेजोनेंस बोला था, ठीक है। दूसरा इन्होंने भाई साहब ने बोला कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तीसरा क्या था? प्रोबेबल रिपल्शंस थी। एक और इसमें भी जा सकते हैं सर, क्या पी और वाइटल्स जाते हैं, क्या हो जाता है? पी और वाइटल्स सर ये की रीजनिंग अपना पार्शियल वाली है। हाँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर अगर HCl एक्सेस में हो तब जा सकता है ना, तभी भी नहीं जाएगा। हाँ लिखा पूछ रहा हूँ। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मेरे भाई, वो टूटेगा ही नहीं रिएक्शन का। तो इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग हो गया और CH2Cl हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। इसका नाम क्या होगा?
यहाँ पे क्या लगा है, ये नंबर 1 है, OH जहाँ पे लगे तो फिनोल हो जाएगा, दिस इज फिनोल। 1 2 3 4 4 पे क्या लगा है, मिथाइल क्लोराइड। क्लोराइड नहीं आया पहले। क्या जैसे मर्जी बना दो, 1 क्लोरो मिथाइल देन फिनोल। समझ आ गई जी? इसमें अभी- अगर 1 मिथाइल क्लोरो 1 पे ही लगा ना मेरे भाई। अगर फिनोल करते हैं फिर बाद में, हाँ। तो पेरेंट चेन वो होगी ना CH2Cl। नहीं बड़े भाई, ये पेरेंट चेन है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ये पेरेंट चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो सर जो सा सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम पेरेंट चेन कब मानते हैं? हम कभी और डिस्कस करेंगे, ये लंबा कंसेप्ट है, मुझे मैं पता नहीं, क्लास के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम इस पे आते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3। अब इसका हमने HI के साथ रिएक्शन कर दिया। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जब भी एडिशन रिएक्शंस होती थी तो एडिशन कहाँ पे होती थी, किस तरीके से होती थी एडिशन रिएक्शंस, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। HBr HI ऐड किया था, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, है ना। जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो भाइयों, यहाँ पे इसके अंदर इस कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन लगा है। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, तो हाइड्रोजन ये किसके पास जाने वाला है, इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाइयों, डबल बॉन्ड तो खत्म होएगा, एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे एक तरफ CH3 आ जाएगा और एक तरफ I आ जाएगा। ठीक है जी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है हमारी एडिशन हो गया, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअर। नहीं साइक्लोहेक्सेन होता ये वाली। देखो एक सिंपल सा रिएक्शन बताता हूँ मैं, यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। जब भी हम सिंपल एडिशन करते हैं, सपोज करो मेरे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पे मेरे को HBr को ऐड करना। क्लियर है? अब ये बोलता है कि जब भी एडिशन रिएक्शन होएगा, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन का जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr CH3। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? अब ये जो रिएक्शन है ये किस मैकेनिज्म से होती है? क्या हमारा एक इंटरमीडिएट रहता है? नहीं, सीधी तो बनती है, किसी मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है ना एडिशन। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, कुछ फ्री रेडिकल बन रहा होगा, कार्बोकेटायन बना हुआ, कार्बन आयन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। गुड, देखो जरा ध्यान से समझिएगा। हमने ये लिया पार्ट, इसको मैंने तोड़ दिया, भाई ने बोला कि कार्बोकेटायन बनाते हैं, हम कार्बोकेटायन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3। अब ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला क्लियर है अभी, इसको मैं इधर भी तोड़ सकता हूँ और इसको इधर भी तोड़ सकता हूँ। अगर मैंने 1 के थ्रू तोड़ा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव, ये 1 मैकेनिज्म से तोड़ा। सेकंड वाली तरफ तोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 विद अ नेगेटिव साइन एंड CH विद अ पॉजिटिव साइन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है भाई बहनों इसमें? अब बस बेटा यहाँ पे ये देखो, ये 1 था और ये 2 था। अगर मैंने 1 की तरफ बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, हेटेरोनेटिक क्लीवेज किया, ये वाला 1 उठा के सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इधर तोड़ा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब HBr है, HBr में से सबसे पहले इजीली कौन निकलेगा, एक H+ निकलेगा और ये चीज तो क्लियर है, मूर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके ऊपर H+ ने अटैक किया, दोनों ने H+ ने अटैक किया, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, नहीं Br का अटैक नहीं किया हमने, दूसरा लिया CH3 CH प्लस CH3। अब ये भी है और ये भी है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब 1 वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है या ये वाला इंटरमीडिएट है स्टेबल? बोलो भाइयों, ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है? ये वाला, पहले वाला। ओके, आप लोगों ने +1 पढ़ा था, +1 में हमने वो पढ़ा था, एक हाइपर कॉन्जुगेशन को मारो बोली इंडक्टिव इफेक्ट नाम की एक चीज पढ़ी थी, है ना, +I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने उनकी स्टेबिलिटी पे कार्बोकेटायन की बात की थी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ भाई। सपोज करो विनीत था यहाँ पे, ठीक है, विनीत स्कूल में टिफिन लेके जाना भूल गया। अब उनका एक ही फ्रेंड था, है ना, सपोज कर लिया, है ना, गुरताज था या भाई
सरफराज था, सरफराज बड़ा है तो वो टिफिन भी बड़ा लेके आता है, उसने क्या किया थोड़ा सा शेयर कर दिया उसके साथ, एक लिमिट ही थी उतना ही शेयर किया, तो इस केस में इनको भूख जो है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। दूसरे केस में क्या हुआ, अब विनीत के दो दोस्त आ गए, रुताज भी आ गया, सरफराज भी आ गया, अब उस केस में इनकी भूख क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर इसके कंपैरिजन में मैं तीसरा एक और टर्शरी ले आता तो उस केस में क्या होता, भूख और छोटी होती। अब ये घर जाके सबसे पहले क्या करेगा, लड़ेगा घर जाके, है ना, रास्ते में भी लड़ता हुआ जाएगा, इसने कुछ गलत किया है ना, डैश 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 डैश, क्लियर हुआ ना। और इस वाले केस में क्या हुआ, ये कम होगी, इसमें ज्यादा स्टेबल, लड़ेगा नहीं ज्यादा। तो अभी हमने देखो जब भी कार्बोकेटाइन की कहानी आएगी ना तो हमें पॉजिटिव चार्ज को छोटा रखना है। अब इसमें बड़ा है, इसमें क्या है, छोटा है, इसमें सबसे छोटा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, टर्शियरी। और यही रीजन है SN1 रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री था। अभी पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो जो स्टेबल हुआ, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो मेजर प्रोडक्ट बना के देगा, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो इन दोनों में से ये मेरा मोर स्टेबल था और ये मोर स्टेबल होने की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बना के देगा, Br नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr CH3, और ये लेस स्टेबल और ये क्या बना के देगा, माइनर प्रोडक्ट। हाँ हाँ, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रिएक्शन है, मार्कोनिकोव रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो है एडिशन होगा। उसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, रिच गेट रिचर, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। और एक एंटी मार्कोनिकोव रूल था, खराश इफेक्ट था, पेरोक्साइड इफेक्ट था, वो भी कुछ था बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होगा और कभी भी नहीं होगा। वो HBO रिएक्शन की बात कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तो ज्यादा किसमें, वो एक पार्ट में आएगा, इसमें वो एल्कीन से, हाँ मार्कोनिकोव वाले में नहीं था वो। हाँ, वो आप पता है कौन सी रिएक्शन, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, वो भी एक रिएक्शन है जिसमें एंटी मार्कोनिकोव लगता है। बट मेजरली यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ जो आप एडिशन बता रहे वो BH3 की प्रेजेंट वो उसके साथ हो रहा था, BH3 वोल्ट वाइज डाइक्लोरीन के साथ आएंगे उस रिएक्शन में भी, वो एक ही एक्सेप्शन है, वो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बस बात का भी बताता हूँ, नहीं तो बच्चा दिमाग में वही बार बार H2O2 आता रहे, कहीं आ गया तो बोलो क्या होता है HBr में, क्या होता है सिर्फ मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगेगा भाई, और किसी के साथ नहीं लगेगा। अभी तो आपने बताया मार्कोनिकोव वर्ड में HBr यूज हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव मेरे भाई, यहाँ पे मैंने HBr लिखा, ये रिएक्शन HCl के साथ भी दिखाएगा, HI के साथ भी दिखाएगा, H2O के साथ भी दिखाएगा, HCl के साथ भी दिखाएगा, कहीं पे भी कोई भी एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकोव रूल के, कोई भी एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होएगी। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, HBr के साथ। एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, इसमें पेरोक्साइड एक्स्ट्रा आ रहा है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, और इसका जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल कैसे हो रहा था, कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे होएगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है जी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ, अगर आपने यहाँ पे HCl पेरोक्साइड डाल दिया तो नहीं होएगा, वाटर के साथ पेरोक्साइड डाल दिया नहीं होएगा, वहाँ पे कोई भी एडिशन हो रहा है वो उसी के साथ ही होगा, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, जितनी भी एडिशन करनी है इसके थ्रू करनी है, सिर्फ ये स्पेशल केस आ गया एंटी मार्कोनिकोव में, HBr के साथ पेरोक्साइड है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं भाइयों। यहाँ पे सिंपल है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया, कौन सी वाली रिएक्शन है ये, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जिसमें हमारा आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सी रिएक्शन है भाइयों, हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन। दो रिएक्शन की थी हैलोजन एक्सचेंज वाली, एक फ्लोरीन वाली की थी जिसे हमने बोला था स्वार्ट्ज रिएक्शन, और एक और रिएक्शन थी विच इज कौन सी थी भाइयों, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक और है भैया फिंकलस्टीन रिएक्शन, वही सिंपली दिया हुआ है CH3 CH2, क्या दिया हुआ है Cl Br,
और उसका उसने क्या किया, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब बाय एसीटोन, एसीटोन क्यों डाला उसने, ताकि भैया ये जो सोडियम ब्रोमाइड है ना ये प्रेसिपिटेट कर रहा है। अब ये सोडियम ब्रोमाइड क्या है, हमारे आयनिक कंपाउंड है, और ये एसीटोन क्या है, कोवेलेंट, ठीक है, नॉन पोलर है, तो ये दोनों दूसरे को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो ये सोडियम ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2I। भैया नहीं सिंपल, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन याद रखो यार, कब कहाँ पे क्या लग रही है, इन्हीं रिएक्शंस का यूज करके कन्वर्जन होनी है। तो मतलब ये एंटी मार्कोनिक होगा, वो कौन सा फ्री रेडिकल लाएगा? हाँ, एसीटोन क्यों डाल रहे थे इसमें? एसीटोन ताकि ये सोडियम ब्रोमाइड हमारा प्रेसिपिटेट हो जाए। ओके, 6 पार्ट पे देखो जरा, फिर से वही रिएक्शन आ गया, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया और साथ में उसने क्या डाल दिया, यहाँ पे Br2 डाल दिया और उसको क्या किया, हीट कर दिया या यूवी लाइट डाल दी। अभी कौन से वाला एडिशन होना चाहिए, यहाँ पे कौन से वाला हेलोजिनेशन होना चाहिए, अब ब्रोमीन यहाँ पे भी एडिशन हो सकता था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का सर एल्काइल हेलोजन चाहिए। एल्काइल हेलोजिनेशन, एलाइलिक, क्लियर है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब सपोज करो यहाँ पे उस बंदे ने Br2 डाल दिया था और रूम टेम्परेचर रखता, तो क्या होना था, यहाँ पे ब्रोमीन एडिशन हो जाना था, यहाँ पे भी ब्रोमीन का एडिशन हो जाना था। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, अगर वो Br2 यहाँ पे हीट यूवी लाइट डाल दिया, यहाँ पे अगर सिर्फ Br2 डालता और यहाँ पे क्या हो जाना था, एडिशन हो जाना था ब्रोमीन का, और ये एक टेस्ट है टू चेक अनसैचुरेशन, लिख लीजिए, दिस इज अ टेस्ट टू चेक अनसैचुरेशन टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो जाएगा भैया, गायब हो जाएगा। अगर जहां पे हमने ब्रोमीन डाला था वहां पे डबल बॉन्ड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन हो गया और वो ब्राउन कलर खत्म हो गया, दैट मींस कि वहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। सत्रह का कुछ मटन बनाना था नहीं आता, बट पता है को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, है ना, पर ये भी होगा कि उस चीज को कहीं ना कहीं पे किस टाइम पे हमें डालना है, राइट। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया कोई भी आप डिश बना रहे हो, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सी चीज क्या काम करने वाली है, अगर वो चीज मालूम है हो जाएगा, क्लियर है ना। आप गेम खेलते हो, जब पुलिस वाले आ गए तो क्या करना, भागना है या कहीं छुप जाना, कुछ ना कुछ तो करना है ना, राइट। तो मैं खेलता नहीं वैसे ही जैसे क्या ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अरेंज फाइन। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आएंगी, या तो उसके स्मेल के बारे में बात करेगा, या उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेगा, या वो डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेगा। अब जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे, हाँ पोजीशन पे हो गया, ठीक है, पोजीशन हो गया, और स्टेबिलिटी इन द ऑर्डर, अगर आई ग्रुप है प्लस से फैक्टर करना ओके, और आप कुछ कह रहे थे, आई क्या, ओके, ऐसा मतलब F ग्रुप है, Cl है, Br है, साइज ऑफ द हैलोजन के ऊपर डिपेंड करेगा, गुड, और एटॉमिक मास पे, गुड। बट अगर हम एक ही वो ले रहे हैं, आइसोमेरिक ले रहे हैं, अमंग आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, तब क्या करेंगे हम, तो बोला भाई ने पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, हैलोजन पे डिपेंड कर रहा है। स्टेबिलिटी आप किस तरीके से बताओगे, स्टेबिलिटी वो तो वहीं पे रहने वाली है ना, सेम ही रहेगी, क्योंकि वो तो पहले ही हमने तो सिर्फ एक कंपाउंड लिया और उसके ऊपर एक ही कंपाउंड लिया था ना, उसी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाया, पोजीशंस पे डिपेंड आएगा बेंजीन के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बेंजीन की कहानी हम बाद में अभी लेंगे, अभी इस क्वेश्चन में उसने बेंजीन के बारे में नहीं पूछा, क्लियर हुआ। अब देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द हैलोजन के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रांचिंग के ऊपर, गुड, वेरी गुड। ब्रांचिंग हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, हम दोनों एक ही चीज ले लेते हैं। हेलाइट्स। अब एक चीज बताइए, हाँ वो साइज ऑफ द हैलोजन कर दिया हमने हैलाइट्स पे,
अब एक चीज सिंपल सी बताओ कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड की ब्रांचिंग कर रहा हूँ, एक मैंने सिंपल लिया, एक में ब्रांचिंग कर दी, तो किस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ब्रांचिंग में, राइट? ओके, देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, C5H11Br ले लिया, एक कंपाउंड लिया, इसके मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पे Br आ गया, 1 1 2 3 4 Br आ गया। अभी कुछ आंसर चेंज हुए क्या? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। नीचे वाले का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आंसर आपका बिल्कुल गलत है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। मर्सिलेशन होता है ना सर, ब्रांचिंग के साथ। हाँ, ज़्यादा बड़ी चेन है इसकी, इसमें डिपेंड कर रहा है। नहीं देखो, एक सिंपल सी कहानी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ तो फालतू की बात नहीं करूँगा, कहानी बड़ी लेके जाऊँगा। आप लोगों ने बुक्स देखी थी, आपकी 10th की 11th की बुक्स रखी होंगी, ऐसे बुक्स रखी होती हैं और वो चिपक जाती हैं। यस सर। ऐसे बुक्स रखी होती हैं, ऐसे वाली नहीं चिपकी। वाई? और वो सरफेस एरिया ज़्यादा गुड। सरफेस एरिया, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन सी में टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स आती हैं। वाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अभी ये वाले कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? द लो बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज दे हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस। यहाँ पे इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे साइज के ऊपर। कार्बन तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं किसके ऊपर? साइज के ऊपर। अभी देखो, ये एक कंपाउंड था, अगर ये दूसरे कंपाउंड से टच में रहेगा तो उसका सरफेस एरिया ये वाला दूसरे के साथ टच में रहेगा। इस वाले में यहाँ पे ये वाला पार्ट लगा लो, सर टच में रहेगा। और जो स्फेयर है, ये तो स्फेयर टाइप हो गया, और स्फेयर का क्या होता है? सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होएगा, फिर इसका होएगा, और फिर इसका होएगा। किसके साथ टच में रहेगा? आई वांट टच दूसरे वाले के साथ। मेटल फोर्स तो दोनों के बीच में रहेगा ना। किसी सेम कंपाउंड के साथ दूसरे। बिल्कुल। हमने टेस्ट बताया अनसैचुरेशन में कौन सा वाला, नीचे वाला कि ऊपर? नहीं, ये वाला तो एलाइलिक हो गया, ये अनसैचुरेशन का हो गया। ये Br2 इसमें बिना यूवी लाइट। वो एट रूम टेम्परेचर पे होगा। हाँ, क्लियर है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, अमंग आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें वो बॉइलिंग पॉइंट की कहानी बता रहा है। समझ आ गया? आइसोमेरिक मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उनका, बट जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज और C विद एक बार ये दोबारा रिपीट कर दो, ब्रांचिंग का। देख मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला था, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। अब जब कोई भी कंपाउंड रहेगा ना, जब वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वो उनके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको बताया बुक्स ऐसे चिपकी, ऐसी क्यों नहीं चिपकी? क्योंकि सरफेस एरिया कम था। जब कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा उसका सरफेस एरिया टच कर रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होएगा? ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। तो जब ये वाला मॉलिक्यूल, ये तो लीनियर है, मतलब सॉर्ट ऑफ लीनियर मैंने बना दिया, अदरवाइज क्या होता है जिगजैग होता है। तो मैंने यहाँ पे लीनियर लिया, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका होएगा। मतलब मैं दूसरा अगर यहाँ पे बना दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या हुआ? सरफेस एरिया ज़्यादा था। इस वाले के केस में क्या हुआ? यहाँ वाला थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ऐसे लंबा था, ये ऐसे छोटा हो गया, तो सरफेस एरिया कम हुआ। जब इसमें गए तो ये स्फेरिकल शेप का हो गया, तो स्फेरिकल दूसरे वाला भी तो स्फेरिकल ही रहेगा ना, तो उसके साथ उसका सरफेस एरिया कम कॉमन क्या है? बहुत थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने लिखा अमंग आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यहाँ पे ऐसा भी लिख दीजिए एज सरफेस एरिया डिक्रीजेस हाँ, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इसमें इन्होंने हमें गिवन है ब्रोमोमीथेन। इसके कंपाउंड्स भी बना देते हैं हम अभी, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रोमोमीथेन CH3Br। दूसरा कौन सा है? ब्रोमोफॉर्म। ये क्या होता है? CH3Br3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, तो ये CHBr3 हो गया। उसके बाद दिया गया क्लोरोमीथेन CH3Cl, और चौथा कौन सा दिया हुआ है? डाइब्रोमोमीथेन
CH2Br2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो मतलब ब्रांचिंग वाली तो कहानी खत्म होगी। अब दूसरे वाली चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, साइज ऑफ हैलोजन, और तीसरी चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, उसके ऊपर भी होने वाला है क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ेगा। इसके अंदर एक ही ब्रोमीन है, इसके अंदर एक ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज बड़ा है? ब्रोमीन का। ब्रोमीन का छोटा हाँ, हो गया, तो इसका सबसे कम हो गया, इसका सेकंड हो गया, इसका थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अब उसने पूछा है इंक्रीजिंग में, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। निकल गया क्वेश्चन? नहीं, इंक्रीजिंग में पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। अब बड़ा कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, या तो हैलोजन साइज चेंज होना चाहिए या नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ने चाहिए। अब पहले हमने साइज ऑफ हैलोजन एटम, यहाँ पे सारे ब्रोमीन थे सिर्फ एक्सेप्ट क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे छोटा है तो इसका साइज, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होएगा। फिर उसके बाद तीनों में ब्रोमीन थे, अब तीसरे वाला फैक्टर आ गया नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, तो जितने ज्यादा हैलोजन एटम आएंगे उतना ज्यादा वो साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब दूसरे वाला है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3, और तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरो है ना, 1 क्लोरोब्यूटेन। अभी देखो पहले क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये दो के अंदर 3 है कार्बन, यहाँ पे 4 है, तो ब्रांचिंग साइज बड़ा हो रहा है तो इसका सबसे ज्यादा हो गया, तो ये 3 हो गया। अब ये 1 और 1 और इसमें से कौन सा होगा? 1 और 2 कौन सा होगा? इसमें या इसमें कौन से वाला 1? बीच वाला बनाएगा हाँ गुड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समझ आ गया? क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की कहानियां जो है हो गई। बॉइलिंग पॉइंट मांगा है। हाँ ठीक है, डेंसिटी भी उसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। डेंसिटी में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलेंगे आगे? ओके, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म? आपको SN1 SN2 क्लियर है या मैं कराऊं अभी आपको? ओके चलिए, अब हम SN1 SN2 की कहानी डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको रिएक्शंस भी बता दूंगा। रब कर दूं ये वाला पार्ट? ओके, अब पहले हम लोग अब SN1 SN2 कहानी क्या है? SN2 और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर होता है। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग SN2 की कहानी पढ़ते हैं, फिर हम SN1 की कहानी पढ़ेंगे। अब SN2 क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 मींस बाइमॉलिक्यूलर, 2 मींस 2 रिएक्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा। अब ये SN2 रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। 2 रिएक्टेंट थे तो ये क्या हो जाएगी हमारी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसका जो रेट है वो 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। क्लियर? दो रिएक्टेंट ओके, ये समझ? हाँ, ये वाले कर ले, SN2 SN1, फिर हम लोग करते हैं। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद ये क्या होएगा? नो इंटरमीडिएट। इस फॉर्म इंटरमीडिएट वो चीज है जो हमें हेल्प करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट, जैसे हमने कार्बोकेटाइन की बात की, फ्री रेडिकल की बात किया था, ठीक है, कार्बन आयन बनेगा। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि वो एक चीज टूट रही है और एक चीज बन रही है, ठीक है, विच अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और यहाँ पे क्या होता है? ट्रांजिशन, कार्बन 5 बॉन्ड दिखा रहा होता है। हमने आज तक क्या पढ़ा कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, बट यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाता है। हाँ, वो एक फॉर्म होता है, एक साइमल्टेनियसली टूट रहा है, एक बन रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसलिए उसे ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया, विच अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सर लिख भी देते हैं। और ये स्टेबल भी नहीं होती कि हम लोग इसे निकाल के अलग कर दें, ठीक है, विच अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है जी। और जो ऑर्डर आता है दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री।
आई गेस यही पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा तो कोई पॉइंट्स है नहीं यहाँ पे। एक ये होता है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। पोलर इज व्हाट इज ये प्रोटिक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कार्बन। हाँ बेटा, एल्काइल हैलाइड प्रोटिक है, ए प्रोटिक है, ये ये प्रोटीन प्रोटिक है है, ओके थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है जी, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है जी। अब ये कहानी होगी कैसे? अब सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, सर थर्ड थर्ड क्लास क्लास में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये उसका मतलब क्या है? बताता हूँ बेटा, सब बताऊंगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एल्कोहल लिया, उसका Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दिया, या RCl का OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर दिया, ROH और Cl नेगेटिव दे रहा है, क्लियर है। अब देखो पहली चीज सिंगल स्टेप में हुई, इसको छोड़ दें। अब इसमें रेट क्या हो गया भैया? हमने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। टू रिएक्टेंट, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेट सपोज CH3Cl लिया और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया, और ये हमें बना के देगा CH3OH प्लस Cl माइनस। ये हमने बना दिया भाइयों बहनों डैश विच डायग्राम, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का। जो ये सॉलिड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं दे आर ऑन द प्लेन। जो ये डैश्ड है दिस इज बिहाइंड द प्लेन, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, अबव द प्लेन। यहां से हमारा एक OH नेगेटिव आया, ठीक है, इसको मैंने OH नेगेटिव को यहां से लगा दिया। अभी इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा? इधर मैंने यहाँ पे पहले लिखा था OH नेगेटिव, यहाँ से अटैक, यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि OH नेगेटिव एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो प्रोबेबल रिपल्शन होगी और हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमने पढ़ा था ये केमिकल काइनेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ रही है इसमें। अभी इस चीज को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से ये अटैक कर सकता है क्योंकि ये वाला Cl नेगेटिव दूसरी साइड पे है, इधर से ये अटैक करेगा। अब एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी HO, ये कार्बन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, और एक ये Cl। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें मैंने बोला कि कार्बन इज शोइंग पेंटावैलेंसी। अब ये Cl जो है दिस इज द लीविंग ग्रुप, और ये क्या हो गया, इनकमिंग ग्रुप। अभी मैं थोड़ी देर में आपको कहानी बताऊंगा कि विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अभी OH नेगेटिव Cl नेगेटिव हुआ, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ पे Cl कौन सी जगह लगा है, राइट साइड पे लगा है, और जब ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना के देगा तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप ही पूछ रहे थे ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और Cl माइनस चला गया। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था ये Cl जो फंक्शनल ग्रुप था या जो भी सब्सटेंस था वो राइट हैंड साइड पे था। फाइनली जब हमें प्रोडक्ट मिला तो ये कहाँ पे पहुंच गया, लेफ्ट साइड पे। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये सिंगल स्टेप में हो गई, ये भी रिएक्शन हो गया, टू नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट भी पता लग गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी पता लग गया, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कोई जस्ट कंडीशन है, दिस इज जस्ट अ कंडीशन, ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे रिएक्शन में, ये रिएक्शन में कंडीशन है ये एप्रोटिक सॉल्वेंट वाला। अब उसके बाद आया ऑर्डर की बात। अब ऑर्डर में यहाँ पे किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर जो है भैया वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रिपल्शंस के ऊपर, या हम बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब रिपल्शंस क्या होती हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई फर्क है इन दोनों में? बताओ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शंस में कोई फर्क है? रिपल्शन मतलब ऐसे कि वो Cl लगा हुआ है और OH अटैक करने आएगा तो Cl उसको वो रिपल वो Good. क्योंकि वो बड़े ग्रुप है। गुड। मतलब अगर पीछे इसके साथ बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं तो सपोज करते हैं 3 सहेलियां थी A B C, नाम नहीं लेंगे है ना, बुरा मान लेते लोग। तो हमने क्या किया, अब उनकी 10 साल, अभी आज 10 साल बाद शादी हो गई और उनके रेडियस भी चाहे होंगे इतने बड़े बड़े हो गए, रेडियस हाँ है ना, उन लोगों के डाया इतने बड़े बड़े हो गए और वो चले गए कहीं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है।
अब उस केस में क्या होगा, सपोज कर वो छोटे वाली मार्केट में गए थे 17 में या 22 में चले गए, बड़े सालों बाद इकट्ठी हुई है चलिए ना, और उसके बाद जैसे वो जाने लगी तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ने बोली यार वो ड्रेस से कितनी सुंदर है, अब दूसरे वाली बेचारी वो भी देखना चाह रही है, अब उनके दाएं इतने बड़े बड़े हैं तो वो जो दूसरे वाली घुस रही है, क्योंकि आपको भी पता है 1922 में छोटी छोटी दुकानें हैं, तो बेचारी वो ऐसे देखने के लिए आएगी तो वो क्या उसे धक्का मार रही है, रिपेल कर रही है, हालांकि है तो वो फ्रेंड्स ना, बट वो जगह ढूंढ रहे हैं कि यार हाँ, अब वो वहाँ पे क्या है, जगह ना होने की वजह से दैट पॉइंट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल्शंस नहीं है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रही हैं, वो उसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं, हाँ अपने लिए स्पेस बना रहे हैं। और रिपल्शन का मतलब क्या हुआ, दो है ना, पहले बचपन में फ्रेंड्स थी, फिर उनकी लड़ाई होगी थोड़े दिनों बाद, और उसके बाद किसी की पार्टी पे गया है ना, अतुल का बर्थडे लगा दो, नहीं उसकी नहीं है, इतने बर्थडे में तो ऐसा नहीं होगा ना, सपोज करो अतुल की शादी हो रही है 5-10 साल बाद कुछ है ना, और वहाँ पे वो बेचारे ना मतलब यानी 10-10 20-20 हज़ार की ड्रेसेस लेके आए थे, और हुआ क्या, जो दोनों एक दूसरे से पहले ही हेट कर रही थी है ना, क्योंकि लड़ाई हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने ड्रेसेस भी सेम पहन ली, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज रिपल्शन, क्योंकि वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, इकट्ठी बैठेंगी नहीं है ना, रिपल्शंस और बढ़ जाएंगे, मतलब एक भी और जेलसी फैक्टर भी था और ऊपर से ड्रेसेस भी सेम हो गई, तो दैट पॉइंट इज नोन एज रिपल्शंस। क्लियर है, रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव में होगी, और CH3 के अंदर क्या होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंसेस होंगे, समझ आ गया, क्लियर है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंसेस आएंगे, नॉट रिपल्शंस, यहाँ पे रिपल्शंस की कहानी नहीं हुई। अब देखो भाइयों, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 CH3 लिए थे, तो ये OH नेगेटिव को घुसना क्या हो रहा था, इजी हो रहा था। दूसरे केस में क्या हुआ, CCl हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो एक बल्कि ग्रुप था, तो OH नेगेटिव को घुसना थोड़ा सा टफ होएगा। तीसरे केस में यहाँ पे CCl, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे एक CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया, मतलब क्या हुआ, दो बल्कि ग्रुप हो गए, तो OH नेगेटिव को अटैक करने में तकलीफ होने वाली है, क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिलेगी इस C के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे तो हो ही गई। क्लियर हुआ, तो सबसे इजीली मिथाइल में सबसे पहले रिएक्शन हो रहा है, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री। क्लियर हो गया, तो ये पूरा का पूरा कहानी था हमारा SN2 रिएक्शन, लास्ट वाले में वही डिग्री या फिर नहीं ना के बराबर होती है, तभी तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाती है। ऐसे में होता है। ठीक है जी, चले आगे, क्लियर है भाई, हाँ जी सर। देख लो इसे। चलिए SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। SN1 में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर की बात करेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर मींस एक ही हमारा रिएक्टेंट कर देगा। इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। क्लियर हुआ जी, यहाँ पे क्या होएगा, रेसमाइजेशन होता है। यस सर। अभी रेसमाइजेशन कहानी है, वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। और यहाँ पे क्या होएगा, कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। अभी जो हमने कहानी की थी कार्बोकेटायन, उसको भी हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2-स्टेप रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेसमाइजेशन, कार्बोकेटायन हो गया, रीअरेंजमेंट। और वो तो इसमें ही आ जाएगा, वो सारा पार्ट में इसमें ही कराऊंगा आपको। और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं ना, इसमें पॉसिबल है। बताऊंगा अभी, उसका भी एक अलग से कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कब रीअरेंजमेंट हुई कब नहीं हुई, ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें 3 डिग्री अब इसमें ऑर्डर जो है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री 1 डिग्री, राइट। लास्ट हम मिथाइल ले देते हैं। और ये जो रिएक्शन है हमारी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो जाती है। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं होएगा क्या। और इसमें जो स्लो स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS से हम बोलते हैं। अब जो स्टेप 1 है दैट इज द स्लो स्टेप। क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या किया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, उसका हमने ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकेटायन में। ठीक है जी। और दूसरे स्टेप में हमारा यहाँ पे OH नेगेटिव ने अटैक किया और ये बना के दे दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये स्लो स्टेप था, ये स्टेप 2, दिस इज द फास्ट स्टेप, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, समझ में आ गया। अब पहली चीज देखो, जब तक इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने OH नेगेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो सिर्फ जब तक ये कार्बोकेटायन बनेगा तभी OH नेगेटिव का काम आएगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू CH3 थ्राइस CBr।
सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। क्लियर हुआ? OH नेगेटिव के ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक देखो जब तक हमारा कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा, OH नेगेटिव आ ही नहीं रहा कहानी में, है ना? Yes. तो सीन में आ ही नहीं रहा ना OH नेगेटिव। तो पहला काम क्या है हमारा कार्बोकेटायन के प्रॉपर। क्लियर हो गया? तो 2 स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेसमाइजेशन की कहानी बढ़ते हैं, उसके बाद कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। अब कार्बोकेटायन इस चीज को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 थ्राइस CBr था, ये कन्वर्ट हुआ हमारा किसमें? कार्बोकेटायन में, CH3 विद अ पॉजिटिव साइन और Br नेगेटिव। स्टेप 1 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? ये CH3 विद अ पॉजिटिव साइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा OH नेगेटिव था भाइयों बहनों, OH नेगेटिव अब सोल्यूशन में है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, उसको पकड़ के याद में भैया इधर वाली जगह से आपको अटैक करना है, तो सोल्यूशन में कहीं से भी मिक्स होएगा। तो उस केस में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे, CH3, एक सपोज हमने यहाँ पे एक OH बना दिया, यहाँ पे ये CH3 बना दिया, यहाँ पे CH3 बना दिया, यहाँ पे भी CH3 बना दिया, और साथ में क्या बन गया? CH3OH, CH3, और यहाँ पे भी CH3 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ? लेट्स सपोज हमने किसको ऐसा लिया था, सपोज कर रहे हैं ये हमारा कैसा था? राइट साइड पे था ब्रोमीन, और जब हमारा प्रोडक्ट बना एक बारी में लेफ्ट साइड में भी गया और एक साइड पे राइट साइड में भी गया। क्लियर हुआ? एक तरफ लेफ्ट साइड और एक तरफ राइट साइड। एक लाइट को राइट क्या कर रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक क्या कर रहा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था। क्लियर हुआ? अब जब सपोज करो ये रेसमाइजेशन या इन्वर्जन, मतलब अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप घुमा तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ। अब कोई भी कंपाउंड अगर अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गई? अगर कोई कंपाउंड उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर गया तो दैट मीन्स वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम एक चीज सपोज करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन हमारा लेट सपोज यहाँ पे था, राइट साइड पे था, तो मतलब वो लाइट को रोटेट कर रहा है, जो राइट साइड पे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है? ये क्लॉकवाइज में कर रहा था। जब हमारा रिएक्शन हुआ, अब ये OH लग गया, लेफ्ट साइड पे आया, तो लेट सपोज ये क्या कर रहा है? लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे रहा है। ये राइट साइड पे लग गया, ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन दोनों का बराबर है, तो ये लाइट क्या करेगा? सीधी चली जाएगी। ये लेफ्ट साइड किया, इसने राइट साइड किया, और जाते जाते दोनों थे भी बराबर, तो उस केस में क्या हुआ? लाइट सीधी सीधी निकली, और लाइट क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों 50-50 बन गए। दैट मींस ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसमिक मिक्सचर। जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में गया तो इसको मैंने L बोल दिया, राइट साइड गया तो D गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। और जब दोनों का मिक्सचर कर दिया तो ये क्या हो गया मेरा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं रेसमिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को भाइयों बहनों हम बोल देते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे देखो, अब इन्वर्जन और रिटेंशन की कहानी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन मेरा कहाँ पे था? राइट साइड पे। यहाँ पे ये क्या हुआ? OH राइट साइड पे, तो ये क्या हुआ मेरा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया? इन्वर्जन। ये अभी हमने किया था उसमें। यस सर। एक इन्वर्जन हो गया और एक रिटेंशन हुआ। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दैट कंपाउंड, दैट मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। सर ऐसे बन गया तो भी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों जी, तभी रेसमिक मिक्सचर बना है। यहाँ पे मैंने तभी लिखा। ये SN2 इन्वर्जन ज्यादा होता है थोड़ा रेसमिक से। एक मिनट, हाँ क्या कहता? और सर SN2 में सिर्फ इन्वर्जन, SN2 में इन्वर्जन। अभी मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा कहाँ पे कब क्या होगी, कहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो, वो भी अभी करेंगे, क्वेश्चंस में कर लेंगे। सर रिलेटिव इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा होता है डिटेंशन से। होता होगा, बट हमारी बुक में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने बोला कि रेसमिक मिक्सचर, वो हो सकता है हायर क्लासेस में होगा, बट हमारे यहाँ पे बोला गया कि दोनों के बराबर है, और जो कंपाउंड बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 49-51 में होता है सर हाँ कुछ ऐसा। रेशियो।
वही कह रहा हूं ना, हायर क्लासेस में जाओगे, हमारी बुक में ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया कि 49 है 51, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई परसेंटेज नहीं बताया कि अदरवाइज तो वो रिस्क पिक्चर ना, उन्होंने तो सिंपल सी कहानी वही भाई ये इतना है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट्स इट, कोई परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई करना भी नहीं है यार उससे, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। ये चीज़ क्लियर होगी, रेशमिक मिक्सचर भी हो गया, इन्वर्जन भी हो गया, रेशमाइजेशन भी हो गया, रिटेंशन भी हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया तो रेशमिक मिक्सचर बन गया। देख भाई यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे था, राइट साइड पे, यहाँ पे OH इसका राइट साइड पे लगा, तो इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑपोजिट पे चला गया तो इन्वर्जन हो गया, ठीक है, और ये दोनों बराबर थे तो इसलिए हमने इसे ही कंडीशन कोई काम डेप्थ में कुछ नहीं है, डेप्थ में है बट हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो जिस रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको, ठीक है, समझ आ गया भाइयों मेरे को। टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेशमाइजेशन, कार्बोकेटाइनेशन, इंटरमीडिएट, और ये क्या होता है, एक्सटर्नली कंपनसेटेड होते हैं, मतलब ये दोनों चीजें जो हैं, क्योंकि एक डी बना और एक एल बना, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, एक मेरे पास डी कंपोनेंट था एक एल कंपोनेंट था, दोनों को मिक्स कर दिया तो वो क्या हुआ, खत्म हो गए, ऑप्टिकल रोटेशन खत्म हो गई, इसलिए इसे मैंने क्या बोला, एक्सटर्नली कंपनसेटेड, ठीक है, एक मीजोफॉर्म आती है वो इंटरनली कंपनसेटेड होती है, छोड़ो है ना, अभी क्या करना है यार। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, आई होप SN1 SN2 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 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 Br और एक दिया हुआ है हमें, अब इन्होंने सिंपल सी कहानी पूछी है SN2 और SN1 के बारे में। यार अभी मैंने इतनी बड़ी कहानी बताई आपको कि कौन से वाला, बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन से वाली चीज, रीअरेंजमेंट का कहानी हम करेंगे यार, मेरे को याद करा देना, क्योंकि रीअरेंजमेंट पे ना क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है रीअरेंजमेंट पे, सब्जेक्टिव में देखा नहीं हमने, ठीक है, यूजुअली एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे हम लिख के रखते हैं रीअरेंजमेंट, इसकी कहानी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे बोलो भाइयों, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly SN2 mechanism? Explain your answer. एक प्राइमरी गिवन है और दूसरा क्या गिवन है हमें, सेकेंडरी गिवन है। SN2 की बात कर रहा है, SN2 में किसी को प्राइमरी सेकेंडरी में दिक्कत है भाई, वो प्राइमरी क्यों है सेकेंडरी क्यों है, अब ध्यान देखिएगा, जहां पे ब्रोमीन, जिस कार्बन से मेरा ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से जुड़ा है तो प्राइमरी है। सेकंड केस में जिसमें ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो गया। अगर कोई कार्बन, अगर मतलब जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ गया तो वो टर्शियरी हो गया। क्लियर है? तो पहले वाले क्वेश्चन में उसने पूछा SN2, तो SN2 कौन से वाले में होनी है, प्राइमरी में फास्ट होनी है। हमने पहले पढ़ा था मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, अब उसमें कौन सा, एक सेकेंडरी है एक टर्शियरी है, सेकेंडरी में फास्ट होनी है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, एक प्राइमरी है और दूसरा भी प्राइमरी है। अब इस केस में हमारा कौन से वाला होगा, स्ट्रक्चर। मैं आपके देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक हमने लिया CH2 Br, एक ये स्ट्रक्चर, 2 ही है ना, हाँ भाई शोर मत करो जरा, देखो जरा यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी। अब SN2 के अंदर क्या हो रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस की कहानी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों प्राइमरी हैं। अब देखो ये यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अब ये CH3 के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ये CH3 जितना पास आता रहेगा वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये पास आ गया, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे लेस हिंड्रेंसेस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोर हिंड्रेंसेस हो जाएगी। तो कौन से वाले में जल्दी होगी, इतनी मुश्किल नहीं है यार, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। अब ये क्वेश्चन 2008 में भी आया, 10 में भी आया, 13 में भी आया, उसके बाद भी आया हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अब देखो SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया ये वाला और एक दिया
देखो भाई ये वाला कार्बन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन, ये जो लाइन दी है ना इसका मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये वाला टर्मिनल कार्बन CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2, ये वाला कार्बन CH। क्लियर हुआ? अब उसने पूछा भाइयों बहनों SN1 के लिए ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री 3 to 1 तो इस वाले केस में कौन है, 3 डिग्री पहला। भाइयों ये ध्यान रखना है जब भी उसने वो दिया हमें बॉन्ड लाइन डायग्राम दिया है ना, तो उसमें वो आपको बना के देख रहे हैं जितने भी वहाँ पे वो बेंट आ रहे हैं वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन देखो, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये बना के दे दिया तो मतलब CH3 है, Cl यहाँ पे दिखाया उन्होंने, 2 डिग्री है ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। वो सबसे स्टेबल है मेरा ये गैप है। क्लियर हुआ? अब दूसरे वाले पार्ट में एक हमारे पास सेकेंडरी दिया हुआ है और दूसरे वाला क्या दिया है, प्राइमरी दिया है, तो कौन से वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी। SN1 है सर, सर क्वेश्चन ध्यान अगर दें, ऐसा आ गया कि ये जो दोनों ही सेकेंडरी आ गए तो SN1 में नहीं होएगा, SN2 में हो जाएगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंसेस, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी तो बराबर है। क्लियर हुआ? SN1 में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला भी देखते हैं। SN1 में तो हम कार्बोकेटाइन देख रहे हैं ना, मैंने लिखवाया ना कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट, तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान दीजिए कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, अभी मैंने पूरा SN एक मैकेनिज्म आपको कराया ना, जब एडिशन वाला कराया था मार्कोनिकोव रूल वाला, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उसमें हमें स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई मतलब नहीं था, मेरा जो इंटरमीडिएट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए सर 2 डिग्री वाला बता दो कि SN1 SN2 कैसे पता चलेगा, 2 डिग्री अगर और दोनों 2 डिग्री तो नहीं तब नहीं होएगा ना, ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि फिर स्टेबल कैसे बताओगे आप, वही तो क्वेश्चन सर, बतानी कौन सी SN1 है या 2 है। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई, पहले जो अभी हमने क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ये बताना रिएक्शन कौन सी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं थोड़ी होगा। अब एक SN1 तो जो है वो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कर रहा है, SN2 जो है 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो क्या बताएगा भाई, फिर उससे वाली पूछिए, वो थोड़ी बताएगा है ना, या तो SN2 पूछेगा या SN1 पूछेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पे ABCDR डैश, ठीक है जी, ABCDER डैश इन द फॉलोइंग, आपकी बुक में भी वो क्वेश्चन होएगा है ना, क्वेश्चन 6.9 है आपके पास। क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा हम, सर ये उससे पहले ये करवा दो ESR वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई जो क्वेश्चन आएगा मैं तब सारी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं वही कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहा है उसके, अभी SN1 SN2 था तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे कोई सब्स्टिट्यूशन पे आएगा तो वो मैं सारा बता दूंगा। न्यूक्लियोफिलिक जो भी रिएक्शन, जैसे वो फिंकलस्टीन रिएक्शन आई थी, अभी स्वॉर्ड रिएक्शन नहीं आई, जब आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। क्लियर हुआ? चलिए जी, अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ABCDE डैश इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाइयों यहाँ पे इन्होंने ये एक रिएक्शन दिया ब्रोमीन के साथ और मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे इन्होंने ड्राई ईथर डाला और एक डाल, ये A हो गया और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन कर दिया विद वाटर और ये कंपाउंड B बना दिया, ठीक है। अब ये है क्या चीज, रिएक्शन को इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमारे पास RBR हो गया, एल्काइल हैलाइड था, इसका हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया। जब हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया तो हमारा एक कंपाउंड बना RMgBr, जिसे हम बोलते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, जो मुश्किल रिएक्शन थी उनको इजी कर देता है। हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स ना, रिएक्शन विद मेटल्स, आपने शायद लिथियम वाली भी रिएक्शन की हुई, देखिए अभी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन में आपने की थी, यहाँ पे हमने किया तो ए कंपाउंड मेरा क्या बनेगा। अब ये रिएक्शन भैया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, बाय ड्राई ईथर, ताकि नहीं अभी बताता हूँ, ये अगले वाले पार्ट में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे MgBr, अभी भाई ने बोला था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मेटेलिक भी है। मेटल कौन सा हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन था, ये वाला जो कंपाउंड है ये मेरा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये मेरा आयनिक बॉन्ड है। जी सर। अब ये आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये नहीं टूटेगा, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है हमारा टूटेगा, ये याद रखिएगा, ये कहानी हमेशा याद रखिएगा। Mg और Br का बॉन्ड नहीं टूटेगा, Mg और C वाला जो बॉन्ड है वो हमेशा क्लीव करेगा। समझ आ गया कहानी, क्लियर है। अब मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है।
अब जब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी RMDX बड़ी मुश्किल रिएक्शन को इजी करके देता है, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है जी? अब इसका हमने यहाँ पे क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। ये वाटर को हटाने के लिए ही हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। जैसे ही इसे कहीं पे प्रोटॉन मिल गया, ये क्या बना देगा? हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्या बना देगा भाइयों बहनों? हाइड्रोकार्बन बना देगा। अब इसका रिएक्शन सपोज करो मैंने वाटर के साथ HOH के साथ कर दिया, अब प्रोटॉन मिला, वाटर इज अ प्रोटॉन डोनर, तो ये H इसके पास चला जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम और इस कार्बन में किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा? मैग्नीशियम पे क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम पे आना चाहिए भैया पॉजिटिव साइन। समझ आ गया? और नहीं बेंजीन नहीं है बेटा, हाँ। और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये वाटर टूटा तो H+ और OH नेगेटिव, ये H किसके पास आना चाहिए? और ये इसके पास। तो यहाँ पे जो B कंपाउंड बना दैट इज B, और साथ में क्या बन गया? Mg के साथ एक Br तो ऑलरेडी लगा हुआ था, एक OH और लग गया, हो गया। क्लियर है? अब ये वाली जो रिएक्शंस थी यहाँ पे, अब हमने वाटर डाला, यहाँ पे आप ROH डाल दीजिए, यहाँ पे आप CH3COO या RCOOH डाल दीजिए। जितने भी हमारे प्रोटॉन डोनर्स हैं they will convert Grignard reagent into alkanes, same number of carbon atoms। समझ आ गया भाइयों बहनों? क्लियर है? सेम विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लिख लीजिए इसे, दिस द आंसर। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, उसको भी देखो जरा। अब उसने क्या किया? RBR दे दिया आपको सेकंड क्वेश्चन में। ये वाला क्लियर है सभी को? सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया RBR और उसका उसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर और एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना दिया। अच्छा C बनाया, C के बाद उसने D2O के साथ रिएक्शन किया और एक कंपाउंड बना के दिया CH3CHD नाउ दिस इज ड्यूटेरियम, D इज ड्यूटेरियम, वाटर हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो D2O की जगह यहाँ पे H का हटा के हमने D लगा दिया। अब R और C बताना है हमें। अब एक चीज समझिएगा, देखो यहाँ पे MgBr को हटा के हमने क्या लगाया? यहाँ पे H लगाया ना। अगर मैंने यहाँ पे D2O के साथ रिएक्शन किया तो DOH एक तो चला गया, OD- चला गया Mg के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा? CH3CH CH3MgBr। ये चीज समझ में आई भाइयों? जिससे MgBr हटा वहीं पे तो D लगेगा। क्लियर है? और ये R क्या हो जाएगा? CH3CH3Br। क्लियर हो गया? यस सर। सर डी फाइनल करना था कि उसका ड्यूटेरियम का ड्यूटेरियम हमने ऑन फाइंड D2O ABCD। सर वो तो थर्ड पार्ट में है ना, डिफाइन करना है। थर्ड पार्ट में है डी बेटा, ये भी तेरी ठीक है। क्लियर है जी? चले आगे? किसी कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन कर लिया? ये ऊपर वाला रख कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थर्ड पार्ट। CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है? ओके। R-X के साथ इसने क्या किया? यहाँ पे सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कर दी। कौन सी रिएक्शन है भाई? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड से हमने एल्केन्स बनाए थे, ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जिसमें 2N लगता था। हाँ। क्या नाम था उस रिएक्शन में? वही चीज़ है W से निकली। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन किया था, क्या था वो?
Rx का हमने 2Na के साथ रिएक्शन किया था, ऐसे भी लिख सकते थे Rx प्लस 2Na प्लस XR, यहां से R बन गया और 2NaX निकल गया। ठीक है जी। और रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करते हैं तो वो किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अब जो 2NaX है वो पोलर है, ड्राई ईथर नॉन पोलर है, प्रेसिपिटेट कर रहा है। इसमें I2 की प्रेजेंस में भी हो जाता है ना। बताओ भाई, ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का नहीं, जब आप पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे बैक एक्सरसाइज में, जब आप चाहोगे कि हमें एक एल्काइल हैलाइड बनाना है बट वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नहीं है। ओके, तो R-X हमें बताना है, D बताना है, E बताना है। चलिए अब देखो भाइयों ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन समझ में आया, Rx 2Na Rx, तो मेरे पास R बन गया, मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो मेरे को इसको कट कर देना है इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है? तो इसका सोडियम के साथ R-X क्या होना चाहिए? CH3C CH3 CH3X। क्लियर है? यहां पे X और दूसरे वाला आएगा, दोनों NaX निकल गया हमारा और दोनों चिपक गए थे, तो प्रोडक्ट ही बना था। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब उसके बाद हमने मैग्नीशियम के साथ, इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दिया तो D क्या हो जाएगा? CH3C CH3 CH3 MgX। D2O के साथ रिएक्शन किया, ये वाला पार्ट हट जाएगा, D लग जाएगा, CH3C CH3 CH3 और D। अच्छा D2O नहीं है भैया, H2O है, सॉरी गलत देखिए। MgX की नहीं होगी फिर सर उसके साथ? बाय प्रोडक्ट मतलब नहीं है हमें ऑर्गेनिक में, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ऑर्गेनिक ना हो। अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंच गया, Mg आ गया, तो सर D तो MgX बन रहा है ना इसमें? हाँ दिस इज D, दिस इज D। क्लियर हो गया? यस सर। बोलो भाई। हाँ जी सर। ओके, अब ये वाला पार्ट तो हो गया भैया हमारा खत्म, ठीक है। पर अभी ये ट्रेलर ही था, सिर्फ ट्रेलर, कहानी अभी बाकी है, बहुत बड़ी कहानी है ये भैया। जब इसके कन्वर्जन करने जाओगे 37 कन्वर्जन में सर, कन्वर्जन मतलब क्या है? कैसे, मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दे देता हूँ, आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 11th क्वेश्चन है हुआ, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, जिसके 10 पार्ट हैं, एक मैं करा दे रहा हूँ, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, जी सर। ठीक है, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, बस यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के ही सर ये क्वेश्चन। मतलब ये वाला? इंपोर्ट्स क्या है? नीचे वाला ओके, ध्यान दीजिएगा भाइयों, इथेनॉल को एक ट्रेलर दे रहा हूं आप लोगों को, इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, कोई बता सकता है होएगा कैसे? अगर आप ये लिख के आते हो CH3 CH2OH, ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH में। अगर आप इतना लिख के आते हो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। हरियो सर। पूरा कर ये कन्वर्जन है। कोई बताएगा कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? पिछले साल था सर ये। मैंने लिखा था तो सोचो क्या हुआ, कुछ तो सोचो। चलो देखो भाई, यहाँ पे अल्कोहल था CH3 CH2OH, इसका मैं यहाँ पे ZnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, PCl3 PCl5 SOCl2 कुछ भी डाल दो, तो ये हमें कन्वर्ट करके देगा भैया CH3 CH2Cl में। क्लियर हो गया? अब एक इथाइनाइड आता था, सोडियम इथेनाइड, अच्छा सा छोड़ो, ध्यान दीजिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, उसका मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल गिव अस CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा CH3 CH2Cl प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। इन दोनों का रिएक्शन किया, यहाँ से हमारा क्या गया
NaCl रिमूव हो गया, ये बन गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज 0 to 1. अब एक और इसी में से एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जरा करके देखिए। कन्वर्ट ब्यूटोबाइन बनाना है इथेनॉल से मीथेनॉल से बना दे। ये वही तो करो, ट्रेलर है था भाई, कुछ जो हमने पहले किया वो तो कुछ भी नहीं था। That was nothing. बहुत है, सेंसेस है, 37. जाके क्वेश्चंस को एक बार हाथ लगाना तो पता चलता है। हाथ क्या लगा मुझे देख के ही इथेन टू ब्रोमो इथेन मेरा थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ये सारे ठीक है, टिपिकल है ये। इथेन टू ब्रोमो इथेन, भाई सोच ले ये रहेगा। आपको सारा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत बहुत तसल्ली से सर्विसिंग करेंगे। करो सर, कर दे भाई, तभी होएगा। सिर्फ वो कर दे पेपर है। हां वो बस भाई सर ने काम करा है। चलो 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 चलो, करो। तीन CS3 ये तो सिंपल है यार। CH3 आपने यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अच्छा ये सब इसका CH3 CH2Br। अब आपको हर रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होंगे। सर जो इधर से 10 के सारा में चलिए अब एक ये वाली प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब एक रीअरेंजमेंट रह गया था, अब रीअरेंजमेंट को ध्यान दीजिएगा। देखो रीअरेंजमेंट कब होगी, यूजुअली हम लोग कब करेंगे, एडिशन रिएक्शंस में करते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस में हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। अभी एडिशन में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जो भी एडिशन रिएक्शन होगा वो कैसे होएगी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। रीअरेंजमेंट के लिए एक पहली कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट अटैक इज ऑफ H+। इतनी कहानी याद रख सकते हो। ये जो पहला अटैक है, जब हमने याद हो, जब आप पीछे अभी कॉपी खोलोगे तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था HBr का जब एडिशन कर रहे थे तो H+ ने पहले अटैक किया था, Br नेगेटिव बाद में आया था, है ना। अब वो हुआ भी क्यों, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में H+ क्या है, छोटा पार्ट है तो वो फास्ट भागता है, इसीलिए क्या करेगा, H+ जल्दी रिएक्ट करेगा। समझ आ गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये हमने कंपाउंड ले लिया, इसका मैंने HBr या HCl HI कुछ भी H2O कोई भी एडिशन किया हमने। अभी इसके अंदर मेरे को एडिशन करना है, कहाँ पे एडिशन हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअर, मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। CH3 C पे CH3 और नीचे Br, फिर CH2 हो जाएगा। हाँ बस आंसर गलत हो जाएगा आपका, पेपर में आया। सर peroxide से लगाया है, but इसका तो फिर नहीं peroxide नहीं, ऐसे ही है। अभी चलिए आगे, चलो देखिए अब ये कैसे ब्रेक करेगा भाइयों बहनों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ पे मैंने एक प्लस ले लिया, यहाँ पे एक माइनस साइन दिया, ठीक है। दूसरी तरीके से कैसे तोड़ देंगे हम इसे, CH3 यहाँ पे नेगेटिव साइन सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव साइन CH2 CH3। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे। अब इंटरमीडिएट इनमें क्या है, कार्बोकेटायन है। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, ये वाला कार्बोकेटायन जो है हमारा ज्यादा स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल। अभी बात करते हैं नहीं, कार्बोकेटायन इज देख भाई, सब चीजों को खींच के मत पकड़ो। ब्रांचिंग नहीं, ब्रांचिंग तो कब यूज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करी। अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। अब एक सिंपल सी कहानी समझो भाइयों, फर्स्ट अटैक किसका होना था मेरा, H+ का, तो यहाँ पे H+ अटैक कर देता हूँ, यहाँ पे भी H+ अटैक कर देता हूँ। ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। अभी ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हमने क्या पढ़ा था,
आप जो कर रहे हो ना वो फिजिकल प्रॉपर्टी में यूज होएगा, ब्रांचिंग, सरफेस एरिया, वो सारी चीजें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल में कहीं यूज नहीं होंगी वो चीजें। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, 3 डिग्री ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। 3 लोगों ने भाई को खाना खिलाया था, हाँ जी है ना, 2 ने खिलाया तो वो भी ज्यादा थी, तो भाई लड़ेगा, यहाँ पे नहीं लड़ेगा। अभी ये चीज तो पता चल गई कि भैया ये मेरा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो इस चीज को मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से रद्द। अब क्या होगा, अब भैया आया हमारा Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करने के लिए, फिर CHBr। अब हम यहाँ पे उससे ही बड़ा है। ये गाड़ी सेम ही क्वेश्चन गलत दिया हमने, क्वेश्चन गलत दिया, एक मिनट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन गलत दिया हमने। एक यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं भाइयों, ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिया था, ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्लियर है? तो इस केस में हमारे पास CH3 CH3 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे आ गया C पे प्लस साइन, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर अगर हमें प्रोडक्ट बनाना था तो आपने प्रोडक्ट बना देना था CH3 CH3, यहाँ पे H आ गया था, यहाँ पे CHBr आ गया था, यहाँ पे CH2 हो गया था, CH3 हो गया था। ठीक है, ये आंसर गलत हो गया था। अभी क्या होना था, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या करेंगे, ये H उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे या ये CH3 मूव करेंगे। अब दोनों मूव करा रहा हूँ, यहाँ पे CH3 भी मूव करा रहा हूँ और H भी मूव करा रहा हूँ। क्या बनेगा, CH3C, यहाँ से CH3 मूव कर दिया तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, यहाँ पे CH के पास CH3 आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे H रह गया। CH3 जो था वो मूव करा दिया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ पे इस कार्बन पे पहुंचा दिया। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, कोई फायदा ही नहीं होएगा। अब दूसरे केस में हमने ये H प्लस को मूव करा दिया, यहाँ से H को मूव कराया, H प्लस को नहीं H को मूव कराया, तो क्या बनेगा CH3C, CH3 यहाँ पे आ गया प्लस साइन, CH2 CH2 CH3। अब ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हुआ। जब भी 2, देखो हमेशा रीअरेंजमेंट कब होगी, जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। 1 डिग्री से 2 डिग्री बना था, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना। अब ये 3 डिग्री कन्वर्ट हुआ तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया और Br इसके ऊपर आके अटैक करेगा, Br माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इट विल बिकम CH3 Br CH2 CH2 CH3। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, नॉट दिस। फिर ऊपर वाला सेम ही और नहीं नहीं, ऊपर वाले में तो वही सेम ही हो रहा था ना, उसमें तो कुछ कन्वर्जन आ ही नहीं रहा ना, वहाँ तो कार्बोकेटायन यहाँ पे 3 डिग्री में ही आ गया ना हमारा, वो सिचुएशन ही नहीं वो हुआ ना। प्रोडक्ट सेम ही हाँ वो तो क्वेश्चन ही अलग हो गया ना मेरे भाई, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन ही चेंज कर दी ना इसमें तो। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर। अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा CH3 होता और यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया होता, तो किसका रीअरेंजमेंट होना था, कौन मूव करता, CH3 मूव करता या बेंजीन रिंग मूव करता? उस केस में वो वाला पार्ट मेरा मूव करेगा जो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। बेंजीन CH3 को मूव करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किस में होगा, CH3 को या बेंजीन रिंग को मूव करना है। अब CH3 एक इफेक्ट दिखाएगा, कौन सा इफेक्ट दिखाता है, या 2 इफेक्ट दिखा देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। और जो बेंजीन है वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का जो अगर हम वहां पे ऑर्डर देखें तो सबसे पहले कौन है, कौन सा कंपाउंड, बेंजेनॉइड कंपाउंड, फिर मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक बहुत ऊपर है या रेजोनेंस बहुत ऊपर है, तो बेंजीन रिंग इसमें पहले मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आनेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग मूव कर जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा ब्रोमीन। इन दोनों में से कौन मूव करेगा जो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये है रीअरेंजमेंट में, ये आपको पूरे कोर्स में मिलेगा जो है जो दूसरे वाला। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा ना, अगर मान लो बेंजीन की जगह ब्यूटाइल होता तो ब्यूटाइल बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट ज्यादा होता ज्यादा इफेक्ट
क्योंकि जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना ज़्यादा बिल्कुल। चलो पूरा स्टूडेंट कल मिलेंगे फिर हम, ठीक है, इसकी फर्दर